दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखिए संवैधानिक विकास के क्रम में 1853 तक हमने अध्ययन कर लिया था और उसके आगे हम आज 1858 से लेकर के 1909 तक जितने भी अधिनियम बनाए गए उनकी क्या प्रमुख बातें थी उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास 1858 से 1909 ईस्वी तक। देखिए, थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। इसके पहले 1857 ईस्वी में हमारे देश में क्रांति हो चुकी थी। हमारे देश का जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, उसमें अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि भविष्य में अगर ऐसे आंदोलन हुए, ऐसी क्रांतियाँ हुई तो हमारा शासन अधिक दिनों तक भारत में नहीं चल सकेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अधिक से अधिक समय तक भारत में अपना प्रभुत्व बना कर कायम रखें। इसके लिए उन्होंने अपना जो शासन व्यवस्था थी उसमें कई परिवर्तन किए, जिसके बारे में देखिए। जो हम लोग देखते हैं कि पहले हमारे देश का शासन कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हमारा शासन अब सुरक्षित नहीं रह गया है, तो उन्होंने उसको मजबूत बनाने के लिए कई प्रयास किए, जिसमें हम लोग देखते हैं जो संवैधानिक विकास क्रम में जो अधिनियम बनाए गए उन्हें हम देखते हैं। पहला जो उसके बाद बनाया गया 1858 में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम। हम लोग देखते हैं इसमें एक परिवर्तन कि पहले हम लोग जहाँ ये अधिनियम जो पढ़ते थे उनमें एक लिखा होता था चार्टर अधिनियम। इसका ये तात्पर्य है कि जो उसके पहले अधिनियम बनाए गए वो कंपनी शासन के लिए बनाए गए, कि हमारे देश में कंपनी का शासन था। लेकिन अब वहाँ से चार्टर शब्द को हटा करके हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत शासन अधिनियम कर दिया गया। इसका मतलब जो हमारे देश का शासन था सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। यही हम लोग देखते हैं, जो पहला परिवर्तन देखने को हमें मिलता है कि जो हमारे भारत देश का शासन था भारत के शासन को कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया।
ब्रिटिश क्राउन से क्या मतलब है? ब्रिटिश क्राउन का तात्पर्य है कि जो ब्रिटेन का शासक होता था, ब्रिटेन में वंशानुगत राजवंश प्रणाली है, वहाँ पर वंशानुगत लोकतंत्र प्रणाली है, जिसके तहत वहाँ का जो राजा या रानी होता है वो देश का शासक होता है, देश का अध्यक्ष होता है। तो जो वहाँ का शासक होता था उसको हमारे देश का शासन दे दिया गया उसको चलाने के लिए, और जितने भी हमारे देश के शासन से संबंधित नियम कानून थे वह ब्रिटिश संसद में सीधे पास होने लगे और उन्हीं नियमों के द्वारा हमारे देश का शासन चलाया जाने लगा। देखिए, दूसरा जो व्यवस्था की गई, एक भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई। क्या किया गया? भारत मंत्री पद की व्यवस्था की गई। उसका कार्य भारत से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रशासनिक कार्य थे उनके बारे में सरकार में उन मुद्दों को शामिल करना था, उन्हें सरकार के सामने लाना था। इसके अलावा देखिए, और हम देखते हैं कि एक भारत का शासन चलाने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। ये जो परिषद थी इसे भारत का कानून बनाने के लिए, भारत का शासन चलाने के लिए कानून बनाने का कार्य दिया गया। और देखिए, जो और व्यवस्थाएं की गई इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा शासन भारत का चलाने के लिए व्यवस्था की गई उसमें एक पद और जोड़ा गया, भारत के राज्य सचिव की व्यवस्था की गई। ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल में ये पद बनाया गया। और ये वहीं से भारत के शासन को चलाने का काम करने लगा और भारत के शासन से संबंधित जितने भी फैसले होते थे उनमें इसका निर्णय अंतिम होता था। और देखिए, जो परिवर्तन किए गए उसमें हम देखते हैं अगला इसकी क्या विशेषता थी। इसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल होता था 1833 के अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल की भारत में व्यवस्था की गई थी उसके नाम को बदल करके वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और इसके तहत जो वायसराय बने वह लॉर्ड कैनिंग हुए, जो भारत के
अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय, ये जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यानी कंपनी के द्वारा जो नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, वो लॉर्ड कैनिंग हुए और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग हुए। ये तो व्यवस्थाएं देखिए इस अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा कुछ चीज़ों को समाप्त भी किया गया। उसमें हम देखते हैं कि एक तो जो भारत के शासन का चलाने का जो जिसके नाम से चलाया जाता था मुगल सम्राट का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। देखिए जो हटाए गए इसके द्वारा, उसमें देखिए एक क्या था, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और देखिए जो समाप्त करने में जो दूसरा था, दूसरी व्यवस्था को समाप्त किया गया। एक तो जो कंपनी के व्यापारिक मामलों पर नियंत्रण के लिए एक बोर्ड बनाया गया था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और दूसरा जो बोर्ड बनाया गया था कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण के लिए, कंपनी के राजनीतिक मामलों में नियंत्रण के लिए बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन दोनों बोर्डों को समाप्त कर दिया गया। जो एक व्यापारिक नियंत्रण के लिए बनाया गया था उसे, और जो एक राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। देखिए एक जो है हम लोग देखते हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा नियंत्रण बोर्ड व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया था और कौन सा नियंत्रण बोर्ड राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया। इसको हमें याद करने के लिए देखिए एक छोटी सी ट्रिक हम देख सकते हैं कि एक इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं BOC, इसको हम बदल करके कर लेते हैं OBC, BOC को बना लेते हैं OBC। तो जो ये OBC हो गया, OBC कैटेगरी बन गई, इसका जो एक मुद्दा है इसमें आरक्षण का मुद्दा, ये
वर्तमान समय में राजनीति का एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है और इससे हमें पता चल जाता है कि जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जिसे हमने ओबीसी में परिवर्तन कर लिया, ये राजनीतिक मामले के लिए बनाया गया था। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला जो इसके बाद अधिनियम बनाया गया उसके बारे में हम देखते हैं कि उसकी क्या विशेषताएं थी। अगला जो अधिनियम है उसके 3 वर्षों बाद 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए इसके नाम में फिर हमें परिवर्तन दिखाई देता है। इसके पहले का जो अधिनियम था उसे हमने पढ़ा कि भारत शासन अधिनियम, जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने बनाया था। और ये जो अधिनियम है जब 1858 में भारत परिषद बना दी गई, 15 सदस्यीय जो भारत परिषद बनाई गई थी उसके नाम से अधिनियम बनने लगे। तो हम देखते हैं इसका नाम हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम हो गया। इसके द्वारा देखिए क्या विशेषताएं हम लोग देखते हैं क्या की गई। एक तो प्रशासन में जो एक नई व्यवस्था की गई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके द्वारा प्रशासन के कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया। विभागीय प्रणाली को ही पोर्टफोलियो प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रारंभ किया गया। दूसरा जो व्यवस्था इसके द्वारा की गई, इसमें देखते हैं जो गवर्नर जनरल, जिसे वायसराय कहा जाने लगा था, उसको अध्यादेश गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। जारी करने का अधिकार दिया गया। जो 6 महीने के लिए वैध होता था। जो गवर्नर जनरल के द्वारा अध्यादेश बनाया जाता था, कितने समय तक के लिए वैध होता था? 6 महीने के लिए। देखिए हम देखते हैं कि अध्यादेश में हमें एक शब्द मिलता है आधा आदेश, यानी कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 का आधा करेंगे तो 6। तो हमें ये ज्ञात हो जाता है, हम ये पता चल जाता है कि अध्यादेश यानी कि आधा आदेश अर्थात 6 महीने, साल का 6 महीने होते हैं, इसलिए
6 माह तक वो वैध रहता था। ठीक है, अगला जो हम देखते हैं, अगली व्यवस्था जिसके द्वारा इसमें एक गवर्नर जनरल को एक अधिकार और दिया गया, पंजाब, बंगाल तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद के गठन का अधिकार दिया गया। गठन का अधिकार दिया गया। देखिए, इसको भी हम एक ट्रिक देख सकते हैं छोटी सी, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में विधान परिषद बनाने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। एक तो पंजाब, इसमें भी देख रहे हैं कि ऊपर बिंदी है, बंगाल में भी ऊपर बिंदी है, और प्रांत में भी बिंदी है। प्रांत को अगर हम ऐसे लिख दें तो प्रांत में भी बिंदी हमें देखने को मिल रही है। तो हम ये गेस कर सकते हैं कि जो विधान परिषद बनाने के अधिकार दिए गए उनके ऊपर बिंदु लगा हुआ है। इस तरह से हमने देखा कि ये विशेषताएं इस अधिनियम की हमें देखने को मिलती हैं। और एक और इसके द्वारा व्यवस्था की गई, जिसमें हम देखते हैं कि जो कानून बनाने में भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाने लगा। शामिल किया जाने लगा और उन्हें गैर सरकारी सदस्य के रूप में स्थान मिला। ये 1861 का अधिनियम था, जिसके द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो अधिनियम है, वह जो बनाया गया, एक अधिनियम 1873 में बनाया गया। इसके बाद उसकी विशेषता क्या थी हम देखते हैं। अठारह सौ 73 का अधिनियम देखिए, इसके द्वारा एक जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो हमारे देश में पहले व्यापार करने के लिए आई और बाद में हमारे देश का शासन अपने हाथों में ले लिया, उसको समाप्त करने की घोषणा की गई कि कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जा सकता है। और इसके तहत
1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा की गई। इसके बाद देखते हैं अगला जो अधिनियम है वो है 1876 का शाही अधिनियम। इसको शाही अधिनियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा जो ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया, उन्हें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को, कब? 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। एक तो ये व्यवस्था की गई, देखिए, एक तो ये व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई, शाही अधिनियम के द्वारा, कि 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। और एक व्यवस्था इसके द्वारा और की गई, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी उसमें एक छठा सदस्य जो है, छठा सदस्य नियुक्त किया गया, जिसे लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग का कार्य दिया गया। लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD। ये इस अधिनियम की प्रमुख बातें थी। इसके बाद अगला जो अधिनियम है हम देखते हैं, अठारह सौ 92 ईस्वी का भारत
परिषद अधिनियम। देखिए इसके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई। पहला तो एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या किया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। और जो दूसरा इसकी विशेषता थी वह थी जो विधान परिषदों के सदस्य थे उन्हें राजस्व, बजट और व्यय पर प्रश्न पूछने तथा वाद विवाद करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये इस अधिनियम की मुख्य बातें थी। इसके बाद देखिए जो अगला अधिनियम है वो है 1909 ईस्वी का अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसको एक नाम से और जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। देखिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहते हैं। इस समय जो भारत के राज्य सचिव थे जो ब्रिटेन में रहते थे और जो मिंटो थे वो भारत के तत्कालीन वायसराय थे, इसलिए इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किया गया। एक इन दोनों के पदों के विषय में कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि कौन राज्य सचिव है और कौन वायसराय हैं।